हेलो, गुड मॉर्निंग एट क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज पार्ट 3 बस की यात्रा को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो सबसे पहले उनकी जीवनी देख लेते हैं हरिशंकर जी के। तो हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार बोलें तो जो हम व्यंग कसते हैं ना किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमाने होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की जो है परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई, ठीक है ना। इनका पूर्ण नाम हरिशंकर परसाई जी हैं। इनका शिक्षा राष्ट्र संत तुकजोड़ी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई थी और इनका मृत्यु स्थान जबकि पहले ही बताया गया आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो हरिशंकर जी जो है एक ऐसे कवि थे जिन्होंने व्यंग को भी एक विधा का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। तो कुछ उनके एक बस होती है, उस बस के ऊपर सारे व्यंग्यात्मक शब्द बोले गए हैं जिनसे आपकी इस कहानी का जो है निर्माण हुआ है। तो देख लेते हैं। कवि कहते हैं, लिखते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सपना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डकनी है। तो तुरंत जो है डाकू मिलते हैं, ऐसे शब्दों जैसे आया तो तुरंत लेखक बोलते हैं, क्या बस डाकनी है, अर्थात बस में डाकू होते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। बस जब चलना शुरू हुई तो कभी के मन में हुआ कि गजब हो गया, ये बस चल रही है। अर्थात वो बस बहुत जंजर थी, अर्थात बहुत पुरानी थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि ये बस अपने आप कैसे चल रही है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस जो है अनुभवी है, नहीं नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो हम घर गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रही हूँ। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो संसार में लगा रहता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। ये भी एक व्यंग्यात्मक शब्द है, कोई ऐसा नहीं सोचता है, बट कवि ने इसे अपने अंदाज में लिख दिया है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त मास चाहिए, ठीक है ना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और बस इंजन के भीतर बैठे हैं। समझ में आ रही बात। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अर्थात कभी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी टूटी फूटी सी पुरानी बस है फिर भी इसकी इंजन जो है चल पड़ी, है ना। तो कांच बहुत कम बचे थे बस में, जो कांच लगते हैं खिड़कियों में टूट फूट गए थे, जो बचे थे उनमें से बचना था, है ना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अर्थात जब बस में बहुत ज़्यादा धक्का धुक्की हो रहा था, तो इस तरह से उन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह असहयोगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात अब देखिए, असहयोगी आंदोलन, जब असहयोगी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था ना, गांधी जी के दौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी। अर्थात उस बस में काफ़ी परेशानी हो रही थी, उनको बैठने में बहुत धक्का मिल रहा था। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं कि सीट हमारे ऊपर बैठी है। ओके, अब ये असहयोग आंदोलन, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे तो उसका सीधा सीधा ये तात्पर्य था कि हम अंग्रेज़ों का जो है सपोर्ट नहीं करेंगे,
ठीक है ना, हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ रहेंगे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार बस को निकालकर गोद में रख लेगी, है ना, और उसे नली के पेट्रोल पिलाएगी, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, है ना। जैसे जा रहे थे तो चारों तरफ से उन्हें हरे भरे जो है पेड़ पौधे दिख रहे थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जब भी बस के सामने कोई पेड़ आता दिखाई देता था तो लेखक को ऐसा लगता था कि अब ये बस जो है पेड़ से जाकर के टकरा जाएगी, लेकिन वो पेड़ निकल जाता था और सामने से दूसरा पेड़ आ जाता था। ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। डर लगता था कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता लगा के जाएंगी, मतलब अर्थात सामने से कोई नदी और झील आती तो लेखक को ऐसा लगता कि अब बस इसमें जो है डुबकी लगा लेगी, अर्थात बस में कोई कंट्रोल नहीं था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सबने अयोग्य आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, यह तो इत्तेफाक है कि रुक गई आधे रास्ते में। क्षीण चांदनी अर्थात धीमी रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे, है ना, बस बड़ी दयनीय स्थिति में लग रही थी। अर्थात जहाँ पे बस खड़ी थी तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। लगता था जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं और इसका प्राणांत हो गया तो इसका जो है बियावान भी हमें ही बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया, बस आगे चली। उसके बाद चाल और कम हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा ये कहानी जो है एक व्यंग्यात्मक शब्द के ऊपर निर्भर है, जो कि सारे व्यंग बस के ऊपर की गई थी, ठीक है बच्चों। अब इसके अभ्यास प्रश्नावली में आ जाते हैं। कारण बताएं। मैं अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका जो आंसर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्मा बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रद हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ आया। दूसरा क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस सामू वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, तो लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी होगी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि इस बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार बस डाकिन की तरह है। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को इसलिए लगा, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, बस के भीतर न बैठ कर के इंजन के भीतर ही बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन की स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। चौथा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखकर हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग रहा था कि
बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। ठीक है। चौथा है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि कहीं बस उस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। सबने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्धता पुस्तकों के आधार पर बताइए। तो ये है सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सबने अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सबने अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। भाषा की बात में देख लेते हैं। बस वस बस 3 शब्द हैं, बस वस बस, ठीक है ना। तो इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस आधीनता के अर्थ पर और बस पर्याप्त अर्थात काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और शब्द से 2 वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं, वस को देख लेते हैं। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। बस भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं है। बस करो, कितना खाओगे, बस करो, इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों ने की से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्द को कारक कहते हैं। इसी तरह के 2 शब्द आप ने बनाने हैं। ठीक है ना। तो जैसे कारक शब्द, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तीसरा, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। ठीक है ना। तो जैसे टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। अब आगे देखते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे भी बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ओके। जैसे जल और ख में हार। जल, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। और ख में हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। जल और हार, ये दोनों का आंसर है, जल और हार। ठीक है। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्या विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर बताइए।
तो वो संख्यावाचक है 4, 8, 10 और गुणवाचक है चांदनी रात, समझदार आदमी। ठीक है ना, गुण दोष इत्यादि। इस तरह से आप जो है इस वीडियो को सुन करके अपने पाठ को लिखिए और याद कीजिए।